वो हम बाद में कर लेंगे। पहले आप लोगों को सिखा क्या रहे थे ना। चलो ध्यान, आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का तीनों मेथड क्या हो जाए खत्म। आप लोग को पढ़ाया जा रहा था कि वस्तु को क्या आवेशित ना, वस्तु को आवेशित करने की विधि पूछताछ हो गया है। अच्छा आप बताइए वस्तु को कितने विधि से आवेशित किया जा सकता है? इसके लिए कई विधि है? 3 विधि। पहला विधि कौन था? घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि और तीसरा प्रेरण विधि। यहाँ तक वो क्लियर था? हमें लगता है घर्षण विधि आपको बताया जा चुका है। इसमें क्या बताएं कि जब दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, एक वस्तु को दूसरा वस्तु को आपस में रगड़ा करते हैं तो एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पर चला जाता है ना। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर धनावेश और जहां पे गया उस पर ऋणावेश। यहां तक आप लोग का बात क्लियर हो गया था। अब इसी में अगर कोई क्वेश्चन देंगे क्या बना पाओगे? जल्दी से लिखिए, तब लिखिए लिखिए जल्दी से, एकदम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग ठीक करते चलेंगे। देखो किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है। लिख दिए ऑप्शन ए, कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़कर। बी, कुछ प्रोटॉन को जोड़कर, कुछ प्रोटॉन को जोड़कर। सी, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालकर, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालकर। और डी, कुछ प्रोटॉन को निकालकर, कुछ प्रोटॉन को निकालकर। ठीक है, जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। क्या लग रहा है जी? अच्छा ये पता नहीं चला, बोले कितने लग रहा है कि ए होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, है कोई? नहीं। कितने लग रहा है बी होगा? कुछ प्रोटॉन को जोड़कर, इसमें भी नहीं। और सी है कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालकर, निकालकर वाला में बस। अच्छा, और डी में कितने लग रहा है कि कुछ प्रोटॉन को निकालकर, इसमें भी नहीं। बाकी सब प्रतिष्ठा में प्राण बचा रहा है कि जकरा में बोल दीजिए। इस सब के लगता है कि हाथों उठाने में डर लगा है रे। एक अगर कह रहे थे किनको किनको इनाम लेना है, दोनों हाथा कितना खड़ा के ले रहा था कि नहीं एकदम ठीक है मूर्खवा। चलो ध्यान दो, आपको भी क्या बताए थे? घर्षण विधि कहता है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा? एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा ना जी, तब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके और दूसरा पर चला जाता है ना, तब जेकरा से निकला वही है कौन आवेशित? धनावेशित। जिस पर गया वो क्या है? ऋणावेशित। हमने धनावेशित किया कुछ इलेक्ट्रॉन को देकर कि कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालकर। इसलिए राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। क्या क्लियर है? प्रोटॉन को निकालकर प्रोटॉन को जोड़कर। तो कहा हम इसमें प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ किए हैं? तो प्रोटॉन को जोड़ना निकालना नहीं, केवल किसको निकालना, किसको जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन को। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया है? ये जी अब यहाँ से 2 विधि और है, एकदम कंप्लीट रूप से ध्यान दीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखो एक विधि का नाम है क्या हुआ? चालन। चालन किसे कहते हैं? इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं कौन मेथड? कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड कहा जाता है जब किसी आवेशित वस्तु, याद रखना है, जब किसी आवेशित, आवेशित माने बाय द वे यह एक वस्तु है जो धनावेशित है, माने इसके पास कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। और इसके संपर्क में, संपर्क माने एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं। यह एक आवेशित वस्तु है जो धनावेशित है और यह एक अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई चार्ज न है। तो कहा जाता है जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो जिस विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यही विधि का नाम क्या है? चालन है। माने ई प्लस प्लस है, हम इसको रगड़ेंगे ना, केवल ई प्लस में है,
ई आवेशित नहीं था, तो जो आवेशित नहीं है यानी अनावेशित है, तो जब अनावेशित वस्तु को इसको उठा करके इसके संपर्क में ले आइएगा, तो लाने से इस पर चूंकि प्लस चार्ज ना है, तो ऑटोमेटिक इस पर भी कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो क्या इसको रगड़ने गए थे? नहीं, तब बिना रगड़े हुए केवल आवेशित वस्तु के में सटा देने से, संपर्क में ला देने से जिस विधि के द्वारा इसमें चार्ज उत्पन्न होगा वह विधि का नाम क्या होगा, चालन विधि होगा। अब एक बार सुनिएगा परिभाषा को, एकदम अपने से लिखने आना चाहिए। चालन विधि क्या है? कहना जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु जिस विधि के द्वारा आवेशित होता है उसे क्या कहा जाता है, चालन विधि कहा जाता है। न याद हुआ? एक बार फिर से, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो जिस विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। याद हुआ जी? एक लास्ट बार है, याद रहना चाहिए। क्या इसमें रगड़ने जा रहे हैं? नहीं, केवल क्या कहना कि एगो आवेशित है एगो अनावेशित है, तो अनावेशित को आवेशित वस्तु में क्या करना है, सटा देना है, संपर्क में खाली ला देना है। तो कहा जाता है कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो जिस विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, चालन विधि कहलाता है। क्लियर है? इसी में ये प्लस है, प्लस वाला में अगर अनावेशित वस्तु को सटाएंगे तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला चार्ज आएगा। हाँ जी, ई अगर आप लोग को पता चले कि यहाँ पर आप लोग का माइनस माइनस केवल चार्ज है, केवल माइनस वाला चार्ज है, माइनस से यह आवेशित है, इसमें हम एगो अनावेशित वस्तु को सटा दिए हैं, तो इस पर कौन चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या इलायन समझ में आएगा कि नहीं आया? इसके बाद अभी लिखना नहीं है, एक विधि और आप लोग सीख लीजिए, फिर आप लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम ठीक हो जाएगा। अगला कौन है, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, प्रेरण विधि को इसी कहते हैं क्या, इंडक्शन मेथड। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। क्या कहता है कि जब किसी आवेशित वस्तु के ऊपर, जब किसी आवेशित, यह बाय द वे एक वस्तु है जिस पर कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसमें क्या करना है, जब किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो जिस विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का है, विपरीत मैंने समझ में आ रहा है, इस पर कौन चार्ज है, क्या इराम सटाना है, रगड़ना है? ना तो सटाना है ना ही रगड़ना है, केवल एक नजदीक लेके जाना है। तो जब नजदीक लेके जाएंगे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। विपरीत प्रकृति बोले तो ई प्लस नहीं है जी, तो इस पर उत्पन्न हो जाएगा कौन आवेश, माइनस। तो जिस विधि के द्वारा ऐसा आवेश उत्पन्न हुआ इसको क्या कहेंगे, प्रेरण विधि। लास्ट बार सुनो, इसके बाद एकदम आवेशित को लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु के ऊपर का उत्पन्न होता है, कहलाता है प्रेरण विधि का। क्या तीनों विधि क्लियर है? किसी वस्तु को आवेशित करने का या किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का कुल कई मेथड, उत्पन्न होता है और दूसरे पर कुछ इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्या वहां तक क्लियर था? फिर दूसरा विधि कहता है चालन विधि। चालन विधि क्या कहे कि जब कोई आवेशित वस्तु है उसके संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाइएगा, तो अनावेशित वस्तु के ऊपर जिस विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, चालन विधि। तीसरा कौन है, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या कहता है, अगर कोई आवेश है तो इसके निकट कोई अनावेशित वस्तु को लाने पर, तो अनावेशित वस्तु पर जिस विधि के द्वारा वही प्रकृति का कि विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रेरण विधि। इसमें हो सकता है ऐसा रहे जी, पहले से यह ऋणावेशित वस्तु है, इसके संपर्क में नहीं, केवल इसके निकट में दूसरा वस्तु ला दिए हैं, तब प्रेरण विधि के द्वारा ये दूसरा का वस्तु पर कौन आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश की धन आवेश। तो यहाँ आप लोग का कौन आवेश जी, धन आवेश। ये बताओ, इतना बतवा समझ में आया पहले? तो पहले लिख दीजिए और मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं लिखाता ना तो लोग लगता कि तो लोग एक चीज तो वो भी किया कि सर रुकी लिखा दी छपा दी, तो ओकरा से तो आप लोग का दूर भागना है। का पांडे जी,
लिखिए दूसरा विधि ये हो गया था ना, घर्षण विधि तो आप लोग को दिखा दिए थे, चालन विधि लिख के डैश दो। लिखो जब जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, जब किसी आवेशित वस्तु है, जब किसी वस्तु को लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर, तो अनावेशित वस्तु पर, तो अनावेशित वस्तु पर, तो अनावेशित वस्तु पर जिस विधि के द्वारा, जिस विधि के द्वारा क्या जी, चालन कहलाता है। संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर जिस विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है चालन विधि कहलाता। फोटो बना लीजिए वो। चलिए चालन विधि कहा है ये पता चला। हाँ अगला लिखिए कौन विधि, प्रेरण विधि। हो गया जी, लिखिए प्रेरण विधि। लिखो जब किसी अनावेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट, आवेशित वस्तु के निकट लाते हैं, आवेशित वस्तु के निकट लाते हैं तो उस पर विपरीत प्रकृति का, तो उस पर विपरीत प्रकृति का, तो उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरण कहा जाता है, जिसे प्रेरण कहा जाता है, जिसे प्रेरण कहा जाता है। चलो हो गया है, जल्दी से ये वाला भी फिगर बना दीजिए। हो गया जी। चलिए क्या एक क्वेश्चन दे सकते हैं, बोला जाए। लिखिए निम्न में, निम्न में किस विधि के द्वारा, निम्न में किस विधि के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को
निम्न में किस विधि के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी दूसरे वस्तु में स्पर्श कराए आवेशित किया जा सकता है। फिर से, में किस विधि के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी दूसरे वस्तु में स्पर्श कराए आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन ए घर्षण विधि, ऑप्शन बी प्रेरण विधि, घर्षण विधि, प्रेरण, चालन विधि। इनमें से कोई क्या होगा जी? बी नंबर। चलिए, क्यों? हमने घर्षण विधि में क्या देख रहा था? दो वस्तु को आपस में क्या करना होता है? रगड़ना होता है। रगड़ेंगे मतलब संपर्क में आइए जाएगा, स्पर्श करिए देगा। तो हमने क्या बताया? अगर कोई वस्तु क्या है, अनावेशित है, लेकिन इसको किसी दूसरा वस्तु में नहीं सटाना है, बिना सटाए हुए यह आवेशित हो जाना चाहिए, तो घर्षण विधि में भी हमको सटाना पड़ेगा। तो हमको जब हम चालन विधि पढ़ा रहे थे, तो चालन में देखिए जी, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरा वस्तु को लाना पड़ता है, यानी इसमें भी सटना पड़ेगा। लेकिन प्रेरण विधि देखिए तो ई आवेशित वस्तु था, ई अनावेशित था, क्या इसको सटाए हैं? ना दूरे में रह करके फिर भी इस पर आवेश उत्पन्न हो गया है। तो आपको यही बात करना है कि यदि कोई अनावेशित वस्तु है, बिना किसी दूसरे वस्तु को संपर्क में लाए उस पर आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, तो किस विधि के द्वारा उस पर आवेश आएगा? तो कहना कौन विधि? प्रेरण विधि। ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सही है? बी सही है। क्या यहां तक सही है? अगला क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु ए जिस पर दो कूलाम आवेश है, दूसरा वस्तु बी जिस पर 4 कूलाम आवेश है, दूसरा वस्तु बी जिस पर 4 कूलाम आवेश है, एक दूसरे को सटाकर या एक दूसरे से सटाकर हटा लिया जाता है, एक दूसरे से सटाकर तो बी पर आवेश होगा। ऑप्शन ए 2 कूलाम, ऑप्शन बी 5 कूलाम, ऑप्शन सी 6 कूलाम, ऑप्शन डी 3 कूलाम। चलिए आप सोचिए कौन सा राइट आंसर है। ए क्या बोले? 2 कूलाम, बी क्या बोले? 5 कूलाम और सी 6 कूलाम, डी 3 कूलाम। हम हाथ खड़ा करवा लेते हैं। कितने को लगता है ए आप लोग का सही है? नहीं। बी में कौन कौन है? सी में अच्छा, और डी में कौन कौन है जी? डी में है 2 गो। अच्छा, यही बात अभी आप लोग का सुना, बाकी सब तो लोग नहीं उठाता तो फिर बड़ा दिक्कत है। हैं ये कौन डिजाइन है? तो थोड़ा सा कम से कम हिम्मत दिखाओ। अरे गलती ना होगा, यहाँ का फांसी पड़ेगा कि पता नहीं कहाँ बोलेंगे। देखो जब तक नहीं दिमाग लगाएगा तो लोग क्या करता है कि नहीं डेड बॉडी, ये तू डेड बॉडी लेने के लिए जाता है। ये बस आएंगे तो जरा टिक मरा देगा और जाके रट लेंगे। ये रटाए वाला चीज़ है। हमें जहाँ 4 और 2 बोले और वहाँ देगा 6 और 8, वहाँ देगा 10 और 12, तो गड़बड़ होगा जी। दिमाग लगाना स्टार्ट करो। बोलो एक वस्तु कौन है? ए। इस पर कै कूलाम का आवेश है?
2 कूलाम का आवेश है। एक वस्तु कौन है बी, इस पर कै कूलाम का आवेश है 4 कूलाम का। दोनों को सटा के अका कर लिए, हटा लिए, तो कहना एक वस्तु था सटाए और सटाने के बाद दोनों को फिर से अलग अलग कर दिए। सटाने का मतलब है कि दोनों को मिला दिए। तो जब हम मिलाए तो एगो पर 2 कूलाम था, एगो पर 4 कूलाम था, कुल मिला के हो गया कै कूलाम 6 कूलाम। जब अलगे अलगे होगा रे तो बड़ा मित्रवत व्यवहार करता है, मिल गया ना। और जब अलगे अलगे होगा तो ही नहीं कि हमारे इतना था हमारा उतना था, नहीं, सब बराबर बराबर लेके भागता है। तो बताओ ए और बी को सटाए थे तो हो गया कै कूलाम 6 कूलाम। जब हटाएंगे तो बराबर बराबर आवेश सटेगा, यानी ए के पास भी कै कूलाम 3 कूलाम और बी के पास भी कै कूलाम 3 कूलाम। राइट आंसर आप लोग का कौन होगा, डी होगा। क्या लाइन समझ में आएगा? जल्दी से ठीक लग गया ना। अगला सवाल लिखो। एक वस्तु ए पर 10 कूलाम, एक वस्तु ए पर 10 कूलाम, जबकि बी पर -6 कूलाम, जबकि बी पर -6 कूलाम का आवेश है, -6 कूलाम का आवेश है, को सटाकर हटा लिया जाता है। जबकि बी पर -6 कूलाम का आवेश अस्तित्व लिख दिए ना, को सटाकर हटा लिया जाता है, को सटाकर हटा लिया जाता है। तो ए पर आवेश होगा, चॉइस ए 2 कूलाम, बी 4 कूलाम, सी 8 कूलाम, डी इनमें से कोई नहीं। चलो ध्यान दो, 4 कूलाम 2 कूलाम, भी दो जवाब आ रहा है। बताओ ए के पास कै कूलाम का आवेश था 10 कूलाम, बी के पास कितना था -6 कूलाम। हमने कहा सटाएंगे तो सटाने पर दोनों को मिला दो, 10 कूलाम प्लस माइनस में 6 कूलाम, तो जुड़ जाएगा कि घट जाएगा रे। तो 10 कूलाम में 6 कूलाम घटा दीजिए, कै कूलाम 4 कूलाम। लेकिन जब हटेगा तब बराबर बराबर आवेश लेके भागेगा ना। तो ए के पास भी कै कूलाम 2 कूलाम और बी के पास भी कै कूलाम 2 कूलाम। राइट आंसर आप लोग का कौन है, ए है। अभी भी दिक्कत होगा नहीं। तो ये बात यहाँ तक, आवेश को किसी वस्तु को आवेशित कैसे करना है कि यहाँ तक बात क्लियर हो गया रे। हाँ, आवेश का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु, अगर ये अभी हम दिखा रहे थे अगर कोई पेन है तो ये अनावेशित है, तो क्या ये परमानेंट अनावेशित रहता है? तो इस पर आवेश ला सकते हैं और आवेश लाने का यही 3 गो तरीका है। या तो इसको हम किसी से रगड़ देंगे तब आवेशित हो जाएगा, और नहीं तो किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में ला देंगे तब भी आवेशित हो जाएगा, और नहीं तो कोई आवेशित वस्तु के निकट भी ला देंगे तो उससे प्रेरणा लेकर के प्रेरण विधि से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। यानी आवेशित होने का कई विधि है, 3 विधि, घर्षण, चालन और कौन जी, प्रेरण। क्या लाइन क्लियर हुआ? अब आपको बताए थे कि आवेशित अगर कोई वस्तु जब तक वह उसमें आकर्षण विकर्षण का गुण न है तब तक वह अनावेशित है। किसी में आकर्षण विकर्षण का गुण आ रहा, समझे वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। यही आवेश वाला एगो आप लोग को हम अगर वीडियो दिखाएं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि देखो आवेश का क्या प्रभाव है। यही आपको अभी देखना है। तुमको ये देखना क्या कि शुरुआत में बैलून है, वो किसी अगर कोई बैलून है लीजिएगा, सटेगा नहीं सटेगा, कारण उस पर आवेश न है। लेकिन ये अपने बालों में क्या करेगा, रगड़ेगा। रगड़ने के बाद देखेगा कि जैसे ऊपर करेगा तब बाल को ही खींचना स्टार्ट करेगा। चलो देखो यहाँ से कुछ पता चल जाएगा। देखिए इसको, हाँ तुमको बता, इंग्लिश में वाला का भैया ले, अब बोलवे नहीं करता, देख केवल रखना है। देखिए वीडियो दिखाई दे रहा, रगड़ने के बाद देखो बाल को उड़िया रहा है, यानी कि बाल को भी खींचने का उसके पास गुण आ गया है, यानी बैलून आवेशित हो गया है। ऐसा हो जाएगा कि उसको छोड़ भी देगा तो वो अटक जाएगा। देखिए वह लोग बात समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यही बतवा भी ध्यान देना है। ये लीजिए, अब उसको छोड़ दिया है तो यू अटकल है, किस कारण से? क्योंकि बैलून क्या हो गया, आवेशित। जरूरी नहीं कोकरे पर, यह देखो अभी कुछ नहीं, अभी गिर रहा है लेकिन रगड़ देगा तो आवेशित कर देगा। उसके बाद देखो इसमें चिपक जाए तो चिपकल रह जाएगा। यह देखो सट गया है,
किस कारण से सट रहा पता चल रहा है ना। ये बैलून अनावेशित था लेकिन हो गया कौची आवेशित। देखो दीवालों पर चिपका दिया है, चिपकल रह गया है। इलान समझा रहा कि नहीं। तो यही बतिया भी बता रहे थे कि वस्तु के अनावेशित रहता है लेकिन क्या वो परमानेंट अनावेशित रहेगा नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं आवेशित कर सकते हैं। और आवेशित करने के लिए कई तरीका बताए, 3 तरीका। कौन कौन? एक है घर्षण विधि, एक है चालन विधि और एक है प्रेरण विधि। क्या इलान समझा? ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ही सुविधा है तो आप लोग को साथ साथ थ्योरी भी देते जाएंगे। ये तो बढ़िया बात है। एगो खराब बात है कि हम लोग सरकारी विद्यालय में नहीं है। सरकारी विद्यालय में हर चीज का क्या होता है लैब होता है, हमारे पास उच्च सुविधा नहीं है। फिर भी जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, आपको अगर कैपेसिटर भी पढ़ाई रहे कि धारता पढ़ना है तो हम आपको खोल के बताएंगे कि कने कंडेंसर है और किस प्रकार कंडेंसर काहे पंखा में लगाते हैं, किस कारण से एक झोंका लगाता है तय घूमता है, कंडेंसर हटा देंगे यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो काहे चलेगा नहीं काहे चलेगा, सारा चीज हम लोग मैंने फिजिक्स में ले दे के ना बाल के खाल हम लोग निकालते चलेंगे, जिसको कहते हैं ऑपरेशन करना। और ये चीज सीखते चलिएगा तो आप लोग का फिर मतलब थ्योरी बेस्ड भी और प्रैक्टिकल बेस्ड भी दोनों आप लोग का ठीक होते चला जाएगा। क्लियर है बात को? चलो कोई नहीं, रहने दीजिए आज बार यहीं तक।